स्टूडेंट्स, आज एक नई विषय सामग्री लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं और ये है भारत में यूरोपियनों का आगमन, अर्थात भारत में किस प्रकार से यूरोपीय शक्तियां आईं और अलग अलग स्थानों पर अपना व्यापारिक वर्चस्व स्थापित किया। इससे पहले मैं दो भाग आपको पढ़ा चुका हूं। इसमें पहले भाग का जो वीडियो था उसमें था पुर्तगाली शक्ति का भारत में आगमन, दूसरे में था अंग्रेज किस प्रकार से भारत में आए, और अब इस तीसरे वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार से फ्रांसीसी शक्ति भारत में आई और उसने विभिन्न स्थानों पर व्यापारिक वर्चस्व स्थापित किया। तो यहाँ पर ये जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि किस प्रकार यूरोप की स्थिति थी और फ्रांस की क्या स्थिति थी। तो फ्रांस में लुई 13वें के शासनकाल में 1615 ईस्वी में व्यापार करने के लिए प्रयास किया गया पूर्वी देशों के साथ में, लेकिन वो प्रयास सफल नहीं हो पाया। जब 1643 ईस्वी के अंतर्गत मृत्यु हो गई लुई 13वें की और उनके स्थान पर जो है वो लुई 14वां शासक बना, जो कि स्वयं को स्टेट मानता था, आई एम द स्टेट कहता था। लुई 14वें के समय में बहुत अधिक प्रगति यूरोप में हुई थी। उसने प्रत्येक क्षेत्र में काम किया, बैंक स्थापित किए, शिक्षा के क्षेत्र में विकास किया, नई राजनीतिक व्यवस्था को लागू किया और उसका साथ देने वाला था मैजारिन। 20 वर्ष तक वो महारानी के संरक्षण में मैजारिन ने शासन चलाया था। जब लुई 13वें की मृत्यु हो गई उसके 20 वर्ष तक 1664 ईस्वी में लुई 14वें ने पूरी शक्ति अपने हाथ में ले ली थी। और जब मैजारिन की मृत्यु हुई थी तो उसने लुई 14वें को ये परामर्श दिया था कि मेरे मरने के बाद किसी को भी प्रधानमंत्री मत बनाना, क्योंकि जो भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा वो सत्ता का दुरुपयोग कर सकता है। लुई 14वें ने अपने गुरु की बात मानी, प्रधानमंत्री मैजारिन की बात मानी और किसी को भी प्रधानमंत्री नहीं बनाया, समस्त शक्ति अपने हाथ में ले ली। तो जैसा कि मैंने बताया कि लुई 14वां सभी क्षेत्रों में सर्वांगीण विकास करना चाहता था फ्रांस का, लिहाजा उसने व्यापारिक क्षेत्र में भी वृद्धि करने के लिए एक कंपनी स्थापित की, क्योंकि अब तक भारत में अंग्रेजों की कंपनियां आ चुकी थी, पुर्तगालियों की कंपनियां आ चुकी थी, तो फ्रांस जो है वो प्रतिस्पर्धा कर रहा था यूरोपीय देशों के साथ। उसने भी कंपनी भारत में भेजी। इसका नाम रखा गया फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, द कंपनी डेस इंडस ओरिएंटल्स, इसका वास्तविक नाम था जो रखा गया था। अब जब ये कंपनी बन गई तो वहां से फ्रांसीसी व्यापारियों का एक दल जहाज लेकर के भारत के लिए आया और वो भारत में आकर उन्होंने धीरे धीरे व्यापार करना शुरू किया। और 1668 ईस्वी में फ्रांसिस कैरोन जो फ्रांसीसी अधिकारी थे, उनके नेतृत्व में पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री सूरत में स्थापित की गई। कहने का मतलब है कि जो शक्तियां आईं, यूरोपीय शक्तियां, वो ज़्यादातर गुजरात के क्षेत्र में आईं और वहीं पर फैक्ट्री, जैसा कि अंग्रेजों ने भी अपनी फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी, वैसे ही फ्रांसीसियों ने की और अपने अपने व्यापार करने लगे। इसके 1669 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में दूसरी फैक्ट्री लगाई गई। आपको पता होगा कि जब मैंने पुर्तगाली शक्ति के बारे में बताया था तब आपको बताया था कि उन्होंने भी मसूलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री लगाई थी, कोठी स्थापित की थी, जिससे उनका व्यापार चल रहा था। कहने का मतलब है कि ये पहले से स्पष्ट हो चुका था कि किन किन महत्वपूर्ण स्थानों से भारत के साथ व्यापार किया जा सकता है, उन्हीं स्थानों पर विदेशी शक्तियां अपने आप को केंद्रित करती चली गईं। 1673 ईस्वी में कंपनी का डायरेक्टर जनरल बना फ्रैंको मार्टिन जब बना तो उसने एक अन्य अधिकारी लेस्पिने के साथ मिलकर के बलिकोंडपुरम एक प्रांत था भारत का, जहां पर सूबेदार शेर खान लोधी उस समय शासन कर रहा था, उसके साथ मिलकर के एक क्षेत्र प्राप्त कर लिया
एक क्षेत्र मांग लिया और वहां पर उन्होंने पांडिचेरी की नींव रखी। पांडिचेरी जो नगर है उसकी नींव रखी गई थी 1673 ईस्वी के अंदर फ्रैंको मार्टिन और लेस्पिने के द्वारा। उसके बाद 1673 में ही बंगाल के नवाब से एक जगह प्राप्त कर ली इन्होंने और बंगाल में चंद्रनगर में कोठी का निर्माण कर लिया। वहां पर कोठी का निर्माण शुरू करा दिया 1673 ईस्वी के अंतर्गत। 1673 ईस्वी में भारत में अगर देखा जाए मुगल शासक औरंगजेब था और औरंगजेब बहुत तेजी के साथ जो है वो व्यापार तो बढ़ा रहा था विदेशी शक्तियों के साथ, साथ में नियंत्रण भी रख रहा था ताकि उसे सारी जानकारी रहे कि किन क्षेत्रों में किस तरीके की आर्थिक या व्यापारिक गतिविधियां चल रही हैं। फ्रांसीसियों ने अपनी शक्ति को और आगे बढ़ाते हुए 1690-92 में चंद्रनगर को एक सामान्य कोठी से व्यापारिक कोठी के रूप में परिवर्तित कर दिया। पहले सामान्य कोठी का मतलब है जहां पर केवल विदेशी लोग आकर रहने लगते थे और थोड़ा बहुत सामान इत्यादि इकट्ठा करने लगते थे। लेकिन व्यापारिक कोठी का मतलब ये है कि बड़े बड़े गोदाम बना लिए गए थे, वहां चारों तरफ से माल लाकर इकट्ठा किया जाता था और इकट्ठा करके वहां से फिर बंदरगाह पर भेजा जाता था, बंदरगाह से फिर वो यूरोपियन देशों को भेजा जाता था। तो वो अब चंद्रनगर व्यापारिक कोठी के रूप में बन गया। पांडिचेरी में फ्रांसीसी मुख्यालय बनाकर फ्रैंको मार्टिन को महानिदेशक बना दिया गया। जब फ्रैंको मार्टिन की इस तरीके की गतिविधियां देख करके फ्रांसीसी सरकार अर्थात लुई 14वां अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने फ्रैंको मार्टिन को महानिदेशक बना दिया कंपनी का और ये कह दिया कि आप अपने निर्देशन में इस कंपनी को चलाइए भारत में। तो उसने पांडिचेरी के अंदर फ्रांसीसी मुख्यालय बना दिया। तो इस तरीके से अब एक वैधानिक ऑफिस बन गया, मुख्यालय बन गया जहां से सारा व्यापार नियंत्रित होता था। 1693 ईस्वी में डचों ने पांडिचेरी पर कब्जा कर लिया, यानी डच भी उपस्थित थे भारत के अंदर, वो भी व्यापार कर रहे थे, तो डचों ने वहां पर कब्जा कर लिया। तो इसके बाद फिर से क्या हुआ कि यूरोप की स्थितियां बदली और यूरोप में 1697 ईस्वी में रिजविक की संधि हुई। ये रिजविक की संधि वहां यूरोपीय शक्तियों के बीच चल रहे संघर्ष का परिणाम थी, जिसमें आपस में तालमेल स्थापित किया गया था कि एक दूसरे के क्षेत्रों को दे देंगे, संघर्ष आगे नहीं करेंगे, ये बहुत सारी शर्तें उसमें रखी गई थी। तो उस संधि के आधार पर पांडिचेरी वापस फ्रांसीसियों को मिल गया जो डचों के पास था। डचों ने वापस कर दिया पांडिचेरी को। इसका मतलब फिर से फ्रांसीसियों की शक्ति बढ़ गई, उनका मुख्यालय उन्हें मिल गया। 1700 ईस्वी में पांडिचेरी कारखाने में मार्टिन ने फोर्ट लुई का निर्माण करवाया। अब चूंकि राजा बहुत प्रसन्न था कंपनी के कार्यों से, तो राजा को प्रसन्न करने के लिए मार्टिन ने वहां पर एक किला बनवाया और उस किले का नाम रखा फोर्ट लुई। ये लुई 14वें के नाम पर रखा गया था, इसलिए इसका नाम फोर्ट लुई रखा गया। 1721 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने मारिसस, माही और कराइकल, मारिसस बहुत ही विख्यात इलाका है, वहां पर व्यापार करने लगे थे। माही जो मालाबार तट है और कराइकल जो कि भारत का तटवर्ती इलाका है, इन सभी क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था व्यापारिक दृष्टि से और धीरे धीरे अपनी शक्ति को बढ़ाना शुरू कर लिया था। तो कहने का मतलब ये है कि फ्रांसीसी कंपनी अब व्यापार के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ चुकी थी और वो अंग्रेजों की तरह भारत में और अधिक पैर पसारना चाहती थी और अधिक शक्तिशाली बनना चाहती थी। ऐसे समय में 1742 ईस्वी में फ्रांसिस ड्यूप्लेक्स भारत आते हैं, जिनको संक्षेप में डुप्ले कहा जाता है। वो पांडिचेरी का गवर्नर बनाया जाता है। तो वो बहुत महत्वाकांक्षी था। जिस तरीके से अंग्रेज अधिकारी हर बार एक नई रणनीति लेकर के आते थे कि भारत में कैसे व्यापारिक शक्ति को बढ़ाया जाएगा, किस तरीके से छूटें प्राप्त की जाएंगी, किस तरीके से और अधिक वर्चस्व स्थापित किया जाएगा, इस तरीके से सोच के आते थे। उसी तरीके से ये फ्रांसीसी गवर्नर जो कि पांडिचेरी की गवर्नर बन करके आता है, ये भी उसी तरीके की महत्वाकांक्षा लेकर आया था। तो अब क्या है, अब धीरे धीरे सत्ता के लिए संघर्ष
यानी कि व्यापारिक वर्चस्व तो स्थापित हो ही रहा है। अब अंग्रेज भी चाहते थे कि वो सत्ता में दखलंदाजी करें, और इधर फ्रांसीसी भी चाहते थे। तो अब सत्ता के संघर्ष की जो कहानी है वो शुरू होती है। 1741 में मराठों ने कर्नाटक पर आक्रमण कर नवाब दोस्त अली को मार दिया। कहने का मतलब है जो कर्नाटक प्रांत था वहां पर नवाब शासक हुआ करता था, और उस शासक का नाम था दोस्त अली। मराठे जो थे वो बहुत लड़ाकू थे। वो जहां पर कमजोर क्षेत्र देखते थे या कमजोर राजनीतिक स्थिति देखते थे, उन पर आक्रमण कर देते थे और उनको जीतकर अपने राज्य में मिलाना चाहते थे, मराठा राज्य को बड़ा करना चाहते थे। तो मराठों ने क्या काम किया, कर्नाटक की कमजोर स्थिति देखते हुए उनके ऊपर आक्रमण कर दिया और नवाब दोस्त अली जो कि वहां का शासक था उसको मार दिया। और चंदा साहब जो कि नवाब दोस्त अली का बहुत ही शुभचिंतक था और बड़ा एक अधिकारी था, उसको बंदी बना लिया और बंदी बनाकर उसको सतारा ले गए। सतारा जो कि मराठों की शक्ति का उस समय महत्वपूर्ण केंद्र था पेशवाओं का, वहां पर लेकर के चले गए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कर्नाटक जो था वो शासन की दृष्टि से बहुत कमजोर हो गया। अब वहां पर कोई शासन करने वाला नहीं रहा एक तरीके से। और इधर अब क्या हुआ कि इसको पाने के लिए अब फ्रांसीसी भी चाहते थे कि वो कर्नाटक में हस्तक्षेप करें, अपने क्षेत्र को बढ़ाना चाहते थे, इधर अंग्रेज भी चाहते थे। तो अब दोनों के अंदर क्या है, पारस्परिक प्रतिद्वंदता बन गई कि हम इसको प्राप्त कर लें या हम इसको प्राप्त कर लें। इधर क्या था कि यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था, है? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध से लेकर के जो सप्तवर्षीय युद्ध होता था, एक 30-40 साल का जो पीरियड था, ये पीरियड जो है यूरोप में बहुत ही उथल पुथल वाला रहा। क्योंकि ऑस्ट्रिया का जब शासक मर गया तो उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। इधर स्पेन का व्यक्ति भी दावेदारी कर रहा था, इधर इंग्लैंड का भी कर रहा था और उधर फ्रांस का कर रहा था। तो वहां पर युद्ध छिड़ गया और उसके बाद फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच में सप्तवर्षीय युद्ध हुआ है, जो 1756 से 1763 तक चला। तो ये जो स्थिति रही, इससे क्या हो गया, इससे ये प्रतिस्पर्धा जो थी वो अंदर ही अंदर और बढ़ती चली गई। अब इधर क्या हुआ, दूसरी तरफ देखिए, दूसरा राज्य भारत का हैदराबाद का राज्य। हैदराबाद में जो शासक होता था उसको निजाम कहते थे, और इस समय निजाम थे निजाम आसफ शाह, जो बूढ़े हो चुके थे। और अब उनको डर ये लगा हुआ था कि वो मराठों से बहुत डर रहे थे, क्योंकि मराठों ने कर्नाटक की स्थिति बिगाड़ दी थी कर्नाटक के नवाब को मार करके। तो नवाब निजाम साहब जो थे वो किसी बहुत बड़े संघर्ष में नहीं पड़ना चाहते थे। 1741 में क्या हुआ कि कर्नाटक का नवाब जो है सफदर अली को बनाया गया। तो उसके चचेरे भाई मुर्तजा अली ने विद्रोह कर दिया। जब जो निजाम साहब थे आसफ शाह, उन्होंने कर्नाटक में नवाब बना दिया सफदर अली को। तो उसका जो चचेरा भाई था मुर्तजा अली, उसने विद्रोह कर दिया और सफदर अली को मार डाला और खुद बैठ गया गद्दी पर। जब खुद बैठ गया तो जनता ने इसका विरोध किया। जनता ने जब विरोध किया तो निजाम साहब ने उसको गद्दी से हटा दिया और सैयद मोहम्मद नामक एक बालक को गद्दी पर बैठा दिया, और उसकी रक्षा के लिए, सरकार के शासन के संरक्षण के लिए अनवरुद्दीन नामक व्यक्ति को बैठा दिया गया। अब आप देखेंगे कि मुर्तजा अली से सत्ता छीन करके सैयद मोहम्मद को दे दी गई, तो मुर्तजा अली वाला जो पक्ष था वो नाराज चल रहा था। उन्होंने बाद में क्या है, बाद में किसी ने सैयद मोहम्मद की हत्या कर दी, यानी जिस व्यक्ति को नवाब बना करके गद्दी पर बिठाया गया था कर्नाटक की गद्दी पर, उसकी भी हत्या हो गई। जब उसकी हत्या हो गई तो निजाम साहब ने फिर से अनवरुद्दीन को गद्दी पर बैठा दिया। अब कहने का मतलब यह है कि कर्नाटक की राजनीतिक स्थिति इतनी डामाडोल हो गई कि वहां पर कौन नवाब बनेगा, कैसे शासन चलाएगा, ये बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं था। और ये सारी की सारी स्थिति थी वो अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों ही देख रहे थे। अब दोनों के ही मन में जो है ये लालसा उत्पन्न हो गई कि वो किस तरीके से कर्नाटक को प्राप्त कर ले। तो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई।
तो इस तरीके से आपने देखा कि जो फ्रांसीसी शक्ति थी उसने धीरे धीरे भारत में आकर के व्यापार शुरू किया, अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत किया और बाद में भारत के राज्यों की कमजोर स्थिति को देख करके वो भी लालायित हो गए कि भारतीय राज्यों को प्राप्त कर लें। तो इस तरीके से मैंने आपको ये बताया है कि किस तरीके से फ्रांसीसी शक्ति जो है वो भारत में प्रसारित हुई और इसके बाद अब दोनों शक्तियों के बीच, एंग्लो फ्रेंच शक्तियों के बीच में युद्ध होता है जो कर्नाटक के युद्ध कहलाते हैं।